हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ट्रेडमार्क के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप ट्रेडमार्क अप्लाई करना चाहते हैं या इन फ्यूचर आपने सोचा है कि आप ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे तो ये वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले हमें अपने ब्रांड नेम को चूज करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हम ये देखेंगे कि कोई ट्रेडमार्क हम जब अप्लाई करते हैं तो उसके क्या क्या डिफरेंट स्टेज है जिससे वो ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, और जब ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन आता है तो किस रीजन से ऑब्जेक्शन आता है और आप उस रीजन को कैसे अवॉइड कर सकते हो ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक ऑनलाइन सेलर जब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस में सेल करता है तो उसे अपने लिस्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना ब्रांड नेम ट्रेडमार्क के साथ रजिस्टर कराना पड़ता है। अब ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो बहुत ही इजी है, जहां पर आप ऑनलाइन ट्रेडमार्क की फी 4500 पे करके एक डिजिटल सिग्नेचर के साथ अपना ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं। पर गाइस, ट्रेडमार्क अप्लाई करना जितना ही इजी है उसके बाद का जो प्रोसेस है वो उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ट्रेडमार्क अप्लाई करना एक बात होता है और ट्रेडमार्क रजिस्टर करना और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आना वो अलग टाइप होता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आप जब YouTube में वीडियोस देखते हो तो आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बट जब ऑब्जेक्शन आपको मिलेगा उसके बाद का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला, डिफिकल्ट वाला होता है। आपको ड्राफ्ट वगैरह रिप्लाई करना पड़ता है। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना चाहिए, जिसमें मैं आपको अलग अलग सेक्शन बताऊंगा कि किसके कारण से आपको ऑब्जेक्शन मिल सकता है और उस सेक्शन से आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। साथ ही वो सारे स्टेप बताऊंगा जिससे वो ट्रेडमार्क हमारा कोई भी रजिस्टर होता है ट्रेडमार्क के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। हेलो गाइज, दोस्तों सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्या होता है। सो गाइज, जब भी हम ऑनलाइन ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद ट्रेडमार्क के जो भी एग्जामिनर होते हैं वो हमारे ट्रेडमार्क का जो हमने अप्लाई किया उसे एग्जामिन करते हैं और वो एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। अगर उस रिपोर्ट में एग्जामिनर को ये लगता है कि आपका जो ट्रेडमार्क आपने अप्लाई किया है वो किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क जो रजिस्टर्ड है उससे मैच हो रहा है या उसके सिमिलर है, तो यहाँ पर वो आपको ऑब्जेक्शन देते हैं और उसमें आपको वहाँ पर रिप्लाई देना पड़ता है कि आखिर आपका जो ट्रेडमार्क है वो क्यों रजिस्टर होना चाहिए। अब गाइज, यहाँ पर क्या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा वर्ड यूज कर लिया हो जो एक्सक्लूसिव है और किसी को भी उसका एग्जीक्यूटिव राइट दिया नहीं जा सकता है, तो इस केस में भी आपको ऑब्जेक्शन मिलता है। अब गाइज, जब आप कोई ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंट प्रोसेस से होकर जाता है और यहाँ पर लास्ट में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है। अगर फर्स्ट स्टेप देखें तो आप जैसे ही अप्लाई करते हैं ट्रेडमार्क तो वो आपका वियना कोडिफिकेशन के लिए जाता है। वियना कोडिफिकेशन क्या होता है, जैसे आप कोई लोगो यूज कर रहे हैं तो हर लोगो में जो आप इमेज यूज कर रहे हैं उसका अलग अलग कोड होता है, तो उसे वियना कोडिफिकेशन कहते हैं, तो उसमें जाता है। देन आपने अगर उसके बाद आपका जो फॉर्मल चेक पास होता है, जब आपने एप्लीकेशन में सब कुछ सही दिया है, अपना नेम, एड्रेस, आपने कंपनी, प्रोप्राइटर वगैरह सब कुछ सही दिया है, तो फिर आपका फॉर्मल चेक पास हो जाता है। डॉक्यूमेंट वगैरह आपने सही अटैच किया है तो फिर चला जाता है मार्क फॉर एग्जाम में। मार्क फॉर एग्जाम में आपका ट्रेडमार्क रहता है। यहाँ पर एग्जामिनर आपका पूरा ट्रेडमार्क मैच करता है अदर ट्रेडमार्क वगैरह से और स्पेलिंग वगैरह देखता है कि किसी से मैच हो रहा है या फिर कोई ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर है या नहीं। वो आपको मार्क फॉर एग्जाम में इसका रिपोर्ट जनरेट होता है। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको ऑब्जेक्शन मिलेगा और ऑब्जेक्शन का आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका सब कुछ ठीक रहा, आपको ऑब्जेक्शन नहीं मिला, तो डायरेक्ट वो एडवर्टाइज बिफोर एक्सेप्टिंग में चला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी अदर पर्सन है उनको अगर प्रॉब्लम है, जो भी वर्ड आपको मिल रहा है, तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्शन कोई नहीं डालता है तो डायरेक्ट आपका जो है रजिस्टर हो जाता है, और अगर कोई ऑब्जेक्शन डालता है तो यहाँ पर अपजोर्ड में या अफसोस में ये चला जाता है, तो फिर यहाँ भी आपको रिप्लाई करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करें मेनली जो ऑब्जेक्शन में ही लोगों को प्रॉब्लम आता है कि जैसे ही आपने रजिस्टर किया और वहाँ पर आपका फॉर्मल चेक पास हो गया, देन वो मार्क फॉर एग्जाम पे गया और वहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्शन आ गया तो मेनली 2 रीजन से ऑब्जेक्शन आता है। अगर वहाँ से आपका निकल गया, अगर मैं आपको यहाँ से अगर आपका प्रोडक्ट आपका अगर मार्क फॉर एग्जाम से निकल गया और एडवर्टाइज बिफोर एक्सेप्टिंग में चला गया है, तो फिर जनरल होने के बाद आपका बहुत जल्दी यहाँ पर रजिस्टर हो जाता है जनरल होने के बाद। तो ये यहाँ पर मेन प्रॉब्लम लोगों को यहाँ पर आती है, जहाँ पर ऑब्जेक्शन यहाँ पे 5 और 6 स्टेज पे। तो यहाँ पर दोस्तों मेनली 2 रीजन से आपका आता है। पहला सेक्शन 9 और सेक्शन 11। अब सेक्शन 9 क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूज ऑफ ट्रेडमार्क, मतलब यहाँ पर आपका पूरा मैच होता है।
इसमें क्या आगे मैं बताऊंगा इसका पूरा क्या है। उसके बाद है रिलेटिव ग्रुप ऑफ रिफ्यूज ऑफ मार्क्स। तो ये दो ही सेक्शन है, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11। अब दोस्तों सेक्शन 9 जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सेक्शन 9(1)(a) एंड सेक्शन 9(1)(a)(b। सो गाइस सेक्शन 9(a)(1) क्या होता है, जैसे आपने कोई मान लीजिए आपने कोई ट्रेडमार्क अप्लाई किया और उसमें अगर आप मान लीजिए आपने कोई एक चॉपर के लिए होम एंड किचन में आपने कोई चॉपर आपको सेल करना है और आपने ट्रेडमार्क का नाम ही रख दिया चॉपिंग चॉपर, तो इस केस में आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि चॉपर जो है वो एक एक्सक्लूसिव राइट आपको चॉपर्स का नहीं मिल सकता है। आप कोई और अपना नाम ऐसा सोच सकते हैं, वो आप रख सकते हैं, बट आपने अगर आपने कोई शैम्पू बनाया, आपने रख दिया हेयर शैम्पू, तो ये आपको नहीं मिल सकता है। या फिर आपने कोई ऐसा डस्टबिन का आपको लेना है, कोई आपने डस्टबिन मैन्युफैक्चरर हो और आपको डस्टबिन का लेना है और आपने रख दिया क्लीनिंग होम, तो इस तरह का आपको ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता है। मतलब जो कॉमन वर्ड्स होते हैं जो एक्चुअली सबको यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में या फिर अपने प्रोडक्ट को बताने के लिए, तो वो आपको नहीं मिल सकता। सेक्शन 9(a) में मेनली इसका ऑब्जेक्शन आता है। या फिर आपने कोई लोगो दिया दोस्तों, और लोगो में क्या किया आपने, कोई एक सिंबल यूज कर लिया, जैसे ट्रायंगल आपने यूज कर लिया और ओनली ट्रायंगल ही बना के आपने रख दिया, या फिर आपने स्क्वायर लिया और सिर्फ स्क्वायर को ऐसे बना के छोड़ दिया और उसको आपने अप्लाई कर दिया अपने लोगो के लिए, तो वो भी आपका नहीं मिलेगा। सेक्शन 9(1) में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रायंगल जो है वो ऑलरेडी एग्जिट करता है। आपने ट्रायंगल के ऊपर एक अलग से कोई शेप अपना डिजाइनिंग कुछ किया तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपने एग्जैक्ट वही रख दिया तो आपको नहीं मिलता है। अब इसमें इस मतलब मेनली आपको है ना कुछ ऐसे वर्ड्स मेनली जो है ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करने चाहिए जो एग्जिटिंग ना हो। जैसे अगर आप चॉपर वर्ड देखोगे तो वो एग्जिटिंग है और वो सबके लिए कॉमन है। तो आप ऐसे, जैसे अगर आपने देखते हो फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट का कोई मीनिंग नहीं है, तो फ्लिपकार्ट आसानी से रजिस्टर्ड हो सकता है। जैसे मीशो कंपनी का कोई मीनिंग नहीं है मीशो, ठीक है। उस तरह का भी आपको एक ऐसा वर्ड लेना चाहिए जिसका कोई एग्जिटिंग मीनिंग नहीं हो और उस वर्ड को आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में देना चाहिए, तो आपका इस तरह का 9(a) का सेक्शन नहीं आता है। अब दोस्तों बात करें 9(b) की, तो क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेडमार्क अप्लाई किया है और उसमें आपने ये मेंशन कर रहा है, क्वांटिटी आपने मेंशन कर दी, जैसे आपने क्वालिटी आपने मेंशन कर दी। जैसे आपने कोई ट्रेडमार्क अप्लाई किया और उसका आपने चॉपर है तो आपने लिख दिया गुड चॉपर, या फिर आपने लिख दिया आपने कोई डस्टबिन लिया और उसमें आपने उसका क्वालिटी दे दिया, तो उस तरह आप क्वालिटी नहीं दे सकते फ्रेंड्स अपने ट्रेडमार्क के साथ। इसी तरह आप क्वांटिटी भी नहीं दे सकते हैं। जैसे आपने कर दिया कोई आपने वाटर बोतल बनाया, ठीक है, और वाटर बोतल में आपने उसका क्वांटिटी दे दिया कि 100 ml वाटर 100 ml वाटर, तो इस तरह आप नहीं यूज कर सकते हैं कोई भी क्वांटिटी अपने ट्रेडमार्क से पहले। इसके साथ ही आप ज्योग्राफी लोकेशन भी यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई सिटी का नाम या किसी स्टेट का नाम, वो भी आप यूज नहीं कर सकते अपने ट्रेडमार्क देने से पहले। तो कोई भी अगर आप ट्रेडमार्क अप्लाई करने दे रहे हैं तो उस वर्ड को अच्छे से सेलेक्ट कीजिए, 9(a) के अंदर ना, यानी वो कॉमन नहीं होना चाहिए वर्ड। और 9(b) से भी आपको बचना है, यानी उसमें कुछ इस तरह का काइंड या क्वांटिटी या क्वालिटी या फिर वैल्यू या फिर ज्योग्राफी लोकेशन, ये सब कुछ आपका नहीं आना चाहिए वर्ड के साथ, नहीं तो आपको ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो ये था सेक्शन 9। इसके बाद बात करें दोस्तों 9 के बाद सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 में क्या होता है, रिलेटिव ग्रुप ऑफ रिफ्यूज ऑफ ट्रेडमार्क। अब जैसे आपने कोई ट्रेडमार्क अप्लाई किया और किसी से सिमिलर मिल रहा है, ठीक है, तो भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन आ सकता है। जैसे मैं अगर 9 सेक्शन इसका 11 का यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन का एग्जाम्पल दूँ, तो देखिए अगर यहाँ पर देखिए जियो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, लेकिन अगर आपने GEO यहाँ पर अगर ले लिया तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जियो और जियो दोनों जो स्पेलिंग अगर आप इसको प्रोनाउंसिएट करोगे तो दोनों एक जैसा लगता है। तो ये भी सेक्शन 11 में आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन इसका मिल जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगर हम मान लें माँ एक ट्रेडमार्क है जो रजिस्टर है और मैंने कर दिया माँ गौरी, तो यहाँ पर भी आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको ऑब्जेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि माँ और माँ गौरी दोनों सिमिलर है, ठीक है। आप बोलेंगे माँ अलग है माँ गौरी अलग है, बट यहाँ पर 11 में दोनों एक है। अगर आपका ये सिमिलर में आ जाएगा माँ एंड MA माँ, ठीक है। अगर आप स्पेलिंग एक दो इधर उधर भी करते हो तो भी आपको सेक्शन 11 का मिल सकता है। जैसे गौरी यहाँ पर है, यहाँ पर गौरी है, ठीक है, तो भी आपको सेक्शन 11 का यहाँ पर जो है वो मिल सकता है। तो अगर कोई ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर है तो आप इसको ना ले, वही सही रहेगा। अब जैसे ये सेक्शन 11 मेनली आता है, मैक्सिमम सेक्शन 11 आता है, क्योंकि हम अधिकतर मिलता है। जैसे अगर आप कोई भी ट्रेडमार्क अगर अप्लाई करना चाहते हो, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी, अगर किसी ने रखा है फैशन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आप चाहते हो फैशन
टेक्नोलॉजी ना करके फैशन टेक, तो भी आपको वहाँ पर जो है मिल सकता है यहाँ पर ऑब्जेक्शन। तो इसका रिप्लाई करना होता है। तो ये रिप्लाई जो होते हैं सेक्शन 11 आसानी से हट जाते हैं, सेक्शन 11 में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। मेनली जो प्रॉब्लम होता है वो सेक्शन 9 में होता है। तो सेक्शन 9 जब भी आप कोई वर्ड ऐसा यूज करें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सेक्शन 9 का ध्यान रखते हुए अपना ट्रेडमार्क के ब्रांड का नेम को आप चूज करें। अब दोस्तों मेरा जो सजेशन ये रहेगा कि कभी भी अपने से ट्रेडमार्क अप्लाई ना करें। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो खुद से ट्रेडमार्क अप्लाई ना करें, वही सही रहेगा, क्योंकि इसमें जो 80 to 90% चांस होता है कि आपका ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा। तो एक ऐसे पर्सन से आप ट्रेडमार्क अप्लाई करें जो ट्रेडमार्क में एक्सपर्ट हो, जो ट्रेडमार्क कंसल्टेंसी देते हो, ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो, उनसे ही आप ट्रेडमार्क जरूर अप्लाई कराएं। तो आपका ट्रेडमार्क, क्योंकि ये सारे जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये आप रिसर्च वो खूब पहले से ही आपका रिसर्च करके रखेंगे। ये जो मैं सेक्शन 9 सेक्शन बी आपको बता रहा हूँ ये वो रिसर्च करके रखेंगे, सेक्शन 11 वो रिसर्च करके रखेंगे कि क्या वो, क्योंकि उनको अच्छे से नॉलेज है। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है किसी भी ट्रेडमार्क को जब ऑब्जेक्शन आता है तो किस रीजन से आता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो और आज के वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा हो। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल पर नए, उस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।